तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम टीना है और मैं ओएसिस के दिल्ली रीजन का सारा काम संभालती हूँ। तो आप सभी को बहुत बड़ा नमस्कार हमारी तरफ से। तो आज मेरे साथ है जय, जो कि हमारे एक बहुत ही यंग और डायनामिक लीडर हैं ओएसिस के। तो वो हम मेरे साथ को होस्ट के तौर पे रहेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस फॉर आवर ऑनलाइन डायलॉग सीरीज पावर ऑफ वन। योर ड्रीम्स मैटर इफ यू डेयर टू लिव। जैसा कि आपने देखा, इस पावर ऑफ वन सीरीज के तहत हम ऐसे बहुत ही अमेजिंग ह्यूमन बीइंग से मिलते हैं जिन्होंने बहुत सारी लाइव्स को इम्पैक्ट किया है। एंड वी आर एक्सप्लोरिंग journeys of such people with the aim to inspire and sensitize the young and the old of our country through their amazing life stories. तो ऐसे लोगों से हम मिलते हैं जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया होता है और खास करके समाज के लिए बहुत कुछ किया होता है। तो आज वी आर वेरी एक्साइटेड एंड हम एक बहुत ही इंस्पिरेशनल डायलॉग और सेशन आज का है हमारा। एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं कि आज हमारे साथ जुड़ी हैं अलका शर्मा, प्रोफेसर अलका शर्मा। एंड हम उनकी नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। एंड आज हम उनकी जीवन के बारे में, उनकी जीवन के सफर में के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। So for the benefit of the youngsters who are listening to us, I'd like to give a brief introduction. So Professor Alaka Sharma is CEO and founder for Aksar Foundation, and she is the Commissioner, Pranav Commission Government of Assam, former two-term MLA in Assam State Assembly, and ex-Vice Chancellor and now Honorary Director of the Center of Gandhian Studies at the University of Science and Technology, Meghalaya. An accomplished educationist, columnist, activist, and a social leader. So Professor Alka Sharma has been a friend of OSIS. बहुत सालों से ओएसिस के साथ हमारी दोस्ती है। एंड हमारे ओएसिस वैली भी आने का मौका मिला था प्रोफेसर को जब हमारा एनुअल रिट्रीट हुआ था 2018 में। तो तब हमें बहुत आपके साथ मिलने का बहुत अच्छा अवसर मिला था। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम जल्द से फिर से मिले। एंड वी प्रॉमिस यू कि आज चाहे हम जूम के तहत मिल रहे हैं, लेकिन वैसी ही फीलिंग हम कोशिश करेंगे कि हम सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं ओएसिस वैली में और हम बातचीत कर रहे हैं आपके साथ। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। So Professor Alka Sharma has deep faith and immense love for children, and her drive has been to better the lives of children who were born into underprivileged and disadvantaged backgrounds. Today she has played a huge role in impacting many lives of the children, and she is on a mission to transform the government schools in Assam. Heartwarming welcome to you again, ma'am, from the entire OSIS family, and thank you for giving us time. आज हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़े हैं, स्टूडेंट्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, और जो हमें ऑडियंस में हमें सब सुन रहे हैं। तो हम ये पूरी हमारी कोशिश रहेगी, एंड आई एम श्योर दैट हमारी बातचीत जब होगी, हमारे कॉन्वर्सेशन के थ्रू आपने जो अपनी लाइफ में डिफिकल्ट और ब्रेव चॉइसेस ली हैं, वो पर्सनली एंड प्रोफेशनली, इन सब स्टोरीज को सुन के हमारे सारी युवा पीढ़ी बहुत इंस्पायर होंगे, एंड दे विल बी continued motivated and inspired to continue on their own unconventional brave life paths that they have chosen.
So yes, that is Alaka Sharma ji. So once again, warm welcome to you. हम सबको ये तस्वीरें देख के ही बहुत उत्सुकता हो जाती है कि ऐसी कैसी स्कूल होगी वहाँ पे। आई थिंक आप हमारे साथ कहानियाँ शेयर करेंगे, उससे हमको पता चलेगा कि कैसी स्कूल है, वहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बच्चे ही टीचर्स हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे अलका जी। आप एमएलए रहे हो, you have been vice chancellor with the university, you have been a social worker throughout your life and of course with Akshay, and at the same time now you are also a commissioner with the government, and of course plus साथ में आपके जो पर्सनल लाइफ में जो भी आप भूमिका अदा करते हो, तो ये सभी जो है लाइक इट्स हार्ड टू कैटेगराइज इन वन थिंग, यू हैव डन सो मेनी थिंग्स, सच अ वर्सेटाइल लाइफ दैट you have lived. So, can you please share with us your life journey from the very start so that we can get to know you, uh, what makes you unique uh, today, from the Okay, very beginning? Yes. okay. Thank you very much. And I'm very privileged and honored to be a guest at this Oasis Movement special program, online program. Thank you very much, Tina and Jay, for saying kind and nice words about me. I don't know how far they are true, but I was happy to hear those kind and nice words. Anyway, the point here is that see in Mahabharata there is a story, and the story is like this: that when Dronacharya had taught all his students, he wanted to take an examination. So what he did was that he gathered all his students, and he said, okay, there is a bird on a tree, on a branch of a tree, sitting on a branch of a tree. एक पक्षी बैठा है पेड़ पर, तो इस पक्षी को हमें बींधना है. वी हैव टू एम एट द बर्ड. तो आपको क्या दिखता है? तो फिर इसमें स्टोरी में तो बहुत सारी बातें हैं, मैं वैसे संक्षिप्त में बताऊंगी. I would like to be brief about what are the responses. Someone said that I can see the beautiful clouds, I can see the nice branches. और किसी ने कहा कि मुझे पेड़ पे फल लगे हैं वो दिखते हैं, कितने सुंदर पात है वो दिखते हैं, उसके लीव्स है वो दिखते हैं. किसी ने कहा कि हाँ, पेड़ पे बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी बैठे हैं और वो भी मुझे दिखते हैं. और किसी ने कहा कि हाँ, नीला आकाश दिखता है, और बहुत सारी बातें आई. फिर जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन को पूछा कि तुम्हें क्या दिखता है? तो अर्जुन ने कहा कि मुझे वो पक्षी की आंख दिखती है. उसका लक्ष्य था पक्षी की आंख को बींधना. He was given a target, they were given a target, all the students, that they had to aim at the eye of the bird. तो अर्जुन का ये जवाब था कि मुझे पक्षी की आंख दिखती है. तो कहने का मतलब ये था कि पक्षी की आंख जब आपको दिखने लगे तो इसका मतलब ये कि आपका निशाना सही होगा, और आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ध्येय है, बस वही आपको दिखे तो आपका निशाना सही होगा, आपका डिटर्मिनेशन ठीक होगा, आपका कमिटमेंट सही होगा, और आप में बहुत सारी एनर्जी आएगी फोकस करने की. आप एकाग्र मन से ये काम कर पाएंगे. मतलब स्टोरी का moral of the story was this. However, when I think about this story and when I think about the journey of people like you who want to be non-conformist, who don't want to be part of the system which is exploitative. You want to carve out your own path. आपको अपना रास्ता खुद बनाना है. आपको एक अलग रास्ते से आगे बढ़ना है जहां पर शायद कोई गया नहीं है, और जहां जाके आप दूसरों के बारे में सोच सके, दूसरों के बारे में आपके मन में जो करुणा का भाव है, आपके मन में जो सामाजिक चेतना है, उसको अभिव्यक्ति देकर कुछ नया जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सके, बहुत सारे लोगों का वेलफेयर हो और एक समाज को एक नई दिशा मिले. ये आप लोगों का ध्येय है, ओएसिस मूवमेंट के यंगस्टर्स का ये ध्येय है, ऐसा मुझे समझ में आया था. तो मैं ये सोचती हूँ इस स्टोरी के बारे में जो मैंने अभी, the story that I narrated, when I think about it,
I feel that context हमारे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को पक्षी दिखनी ही चाहिए क्योंकि टारगेट वही है, पर इसके साथ साथ पीछे जो नीला आकाश है उसे भी पहचानना चाहिए, आसमान में जो बादल है वो भी दिखने चाहिए, पेड़ कितना घना है, कितना बड़ा है, वो भी हमें समझ में आना चाहिए. How many branches are there on the tree? What kind of birds are there? What kinds of fruits are there? Whether they are ripe or unripe, whether there are any flowers and or not. All these things are equally important. The point here is that the focus is important, the background is important, the task that we are at hand is important, and the whole perspective is also very important. So, आज मुझे जय ने कहा कि आप शुरू से अपने जीवन की कहानी बताइए. तो शुरू से बताने में मैं सोचती हूँ कि मैं इस पर्सपेक्टिव से आपसे बात करूंगी कि फोकस क्या था और पूरा पर्सपेक्टिव क्या था. तो वो कहानी लंबी नहीं हो जाएगी, थोड़ी संक्षिप्त में बता देंगे और फिर बाद में बातचीत जब होती रहेगी तब अलग अलग पहलू हमारे सामने आते रहेंगे. तो संक्षिप्त में अगर बताना है तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरा जन्म एक बहुत ही एनलाइटन फैमिली में हुआ था. तो मुझे लगा कि मुझे हमेशा लगता है कि मैं आज जो हूँ उसका बहुत सारा क्रेडिट मेरी परवरिश पे जाता है, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और जो माहौल मैंने बड़ी हुई. हमारी स्कूल जो थी, मैं एक गांधीवादी विचारधारा से चलने वाली, तो हमारे स्कूल में परंपरा थी दूसरों को सहाय करें और हमें अकेले आगे बढ़ना है, ये भाव नहीं था. फर्स्ट रैंक वाज इम्पोर्टेंट, बट first rank was not important at the cost of everything else. In short, जिस स्कूल में जो परवरिश हुई वो स्कूल में भी ये इंक्लूसिवनेस का वातावरण था. और अनफॉर्चुनेटली मेरी माँ का देहांत जल्दी हो गया था. मैं तब 5.5 साल की थी, तो मेरी दादी माँ ने मुझे ज्यादा परवरिश की और जो घर का माहौल था वहाँ में कंपटीशन, बहुत पैसे वाला होना है, समाज में कुछ करके दिखाना है, ये सब बातें नहीं थी. सहज रूप से आगे बढ़ना है और सब लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ना है, ये बात थी. जो लोग हेल्पर्स हैं, जो मेरा मैट्रिकुलेशन हुआ, फिर मैं ग्रेजुएशन में उत्तीर्ण हुई एल्फिंस्टन कॉलेज से यूनिवर्सिटी के. तो इस समय का एक किस्सा आपको सुनाती हूँ जो कि इस हमारी कहानी में एक रेलेवेंट. जब मैं एक डिग्री ले रही थी तब मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी एक विषय लिया था. तो मैं बीए पास करने के बाद and when the Jaishnara movement was at its peak, the Chhatra Yuva Sangharsh Vahini was formed. There seems to be some network issue. So just please wait a couple of minutes till we sort the issue out. Yes, Alaka ji, can you unmute yourself so that we can hear you? So can I? Yeah. Yes. आपने शुरुआत की थी कि आप कॉलेज पे थे और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के बारे में आपने बताने की शुरुआत की थी, तब से आप कंटिन्यू कीजिए. छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के समय के दौरान
चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, कुछ समय के लिए वो प्राइम मिनिस्टर हुए थे, प्रधानमंत्री हुए थे, तो उनको इंटरव्यू करने का मौका मिला था मुझे। तो फिर मैंने तो तब तो मेरा ये तुरंत पास किया था ग्रेजुएशन, और इतनी भी विनम्रता नहीं थी, इतनी भी सोच नहीं थी कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तब ख्याल नहीं था। तो चौधरी चरण से को जब हम मिलने गए, इंटरव्यू लेने गए, तो हमने लिखा था अपने बायोडेटा में कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मुझे गोल्ड मेडल मिला है। तो बहुत मगरूरी थी कि हाँ सबसे बढ़िया मार्क्स मिले हैं। तब जब चरण सिंह से मिले तो पहले उन्होंने ये मुझसे पूछा कि आपको गेहूं का फार्म और चावल का फार्म, इसमें डिफरेंस क्या है, पता है क्या? कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ व्हीट फार्म एंड अ पैडी फार्म? नाउ I could go on and on about the paddy production in India, what are the problems of wheat cultivation, etc. But I was born and brought up in Mumbai, and I had neither seen a paddy farm nor seen a wheat farm. So the moment he asked question, I understood that he's telling me that your degree, your marks, your gold medal, everything is meaningless. And then he went on to say that people like you are damaging the country, because tomorrow you might become an IAS officer. You will make agricultural policies. You will make policies about whole range of things which you have no experience about. तो आपके पास जिसका अनुभव नहीं है, इसके बारे में आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाएंगे, पर इसका मतलब क्या है? जबकि आपको अनुभव नहीं है, फील्ड लेवल रियलिटी के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, तो आपका सक्सेस होना संभव ही नहीं है। और फिर बाद में उन्होंने मुझे डांटते हुए बहुत सारी बातें कही, और जैसे उन्होंने कही वैसा ही मैंने रिप्रोड्यूस करके आर्टिकल उनके बारे में लिखा गया। और उसकी शुरुआत भी जो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे जैसे लोग हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, इस टाइटल के साथ वो बात लिखी गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम चाहे कितना भी इंक्लूसिवनेस के बारे में क्यों नहीं सोचे, हमारी कितनी भी सामाजिक चेतना क्यों नहीं हो, जब तक हमें नहीं होता है, जब तक व्यापक समाज का अनुभव हमारे पास नहीं है, तब तक हमारे मन में ये दिशा आना संभव नहीं है। तो दिशा आने के लिए, एक प्रकार की सोच बनने के लिए अनुभव लेना बहुत जरूरी है। कि किसी के अनुभव बोरो नहीं कर सकते हैं। We cannot borrow experiences from others, and that is why the whole Oasis concept of youngsters experiencing life as it is in the mainstream, experiencing all the problems faced for organizing an event or for running an institution, and in general the problems of students, teachers, and mainstream people. This whole approach of Oasis to get students involved, to think about it, to experience it, and to come to conclusion and to go ahead is something which I appreciate very much, because without experience, nothing is possible. Anyway, cutting the long story short, after graduation, in the meantime, with Chhatra Yuva Sangharsh Vahini, we were working with slum students, children from slum areas, and many other issues. So in that context, I had visited Nagaland once. That time, Nagaland was, see, you youngsters are all millennials, most of you. And those who are born after 85, India underwent the liberalization in 1991. So those who were growing up during that time, जिनका जन्म 85 के बाद में हुआ है, तो उन्होंने एक अलग भारत को देखा है, हम लोगों ने एक अलग भारत को देखा था। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि नागालैंड जाना, एक बंबई की एक लड़की के लिए नागालैंड जाना ये था कि पहले 2 दिन यात्रा करके कलकत्ता पहुंचो, फिर 24 आवर्स यात्रा करके गुवाहाटी पहुंचो, फिर 8 घंटा यात्रा करके दीमापुर पहुंचो, फिर वहां से बस लेकर के 5 घंटा यात्रा करके कोहिमा पहुंचो,
और मुझे जाना था मोकोकचुंग, तो फिर वहां से 8 घंटे की यात्रा करके आप मोकोकचुंग पहुंचो। तो नागालैंड बोलना बहुत आसान है। तो नागालैंड मेरा जाना हुआ, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी फैमिली बहुत एनलाइटन थी, तो मुझे परमिशन मैं नागालैंड गई थी, और फिर बाद में मैंने पीएचडी का विषय भी नागालैंड के साथ रिलेट करके लिया था, तो इसीलिए मुझे बार बार नागालैंड जाना पड़ा। तो नागालैंड जाते वक्त पहला जो अनुभव है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग मतलब कि बस के सभी यात्री दीमापुर से बस में बैठे थे और हमें जाना था कोहिमा। तो मेरे साथ एक नागा आदमी बैठा था, वो क्रिश्चियन था, और तो आपने जैसे कहा कि हमें बहुत दिलचस्पी है, बहुत उत्सुकता है, वी आर वेरी ईगर टू लिसन। तो मेरा भी ये था कि हाँ, मुझे एक नागालैंड के आदमी के साथ बात करनी है, उनके साथ मुझे शेयर करना है, उनकी बात मुझे ध्यान से सुननी है, मन में करुणा का भाव लेकर के सुननी है। ये सब मेरी सावधानी थी। और मैंने बहुत पढ़ा था नागालैंड के बारे में कि वहाँ के लोगों के मन में बहुत अलगाव है, सेंस ऑफ एलिनिएशन इज देयर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल नागालैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम लोग बात करते जाते थे। फिर बीच में एक जगह पर चाय के लिए बस रुकी, हम लोग सब चाय पीने निकले। तो चाय पीने निकले तब एक और आदमी ने मुझे पूछा कि क्या आप इंडिया से आ रहे हैं, आर यू कमिंग फ्रॉम इंडिया? जैसे ही उन्होंने सवाल पूछा, मेरा सब जो सोच था, मेरी सोच थी कि these are the people who are feeling little bit alienated because of whatever reasons, and my job is to bridge the gap and make them easy. But all this understanding just went away, और मैंने एकदम तुरंत, जैसे स्प्रिंग में से स्प्रिंग होती है ना, उछल कर बाहर आती है, तो इस तरह से मैंने उनको पूछा कि आपके हाथ में जो 1 रुपया की नोट है, बाय द वे मैं ये बात कर रही हूँ लास्ट सेंचुरी की, तो इसीलिए 1 रुपया की नोट का बहुत वैल्यू था। मैंने पहले ही बताया आपको कि आप सब मिलेनियल्स हो, तो आपके लिए 1 रुपी इज एक्चुअली नथिंग। पर मैं ये बात कर रही हूँ 1980, 81, 82 उस साल के, तो 1 रुपी वॉज अ बिग अमाउंट। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके हाथ में जो 1 रुपया की नोट है वो किस देश की है? मैं उस देश से आ रही हूँ। फर्स्ट क्लास आंसर वॉज परफेक्ट, technically perfect, information point of view perfect, truth and nothing but truth. There was nothing wrong about the answer. He asked me which country you are coming from, or are you coming from India? I said yes, I belong to the country whose currency note you are holding in your hand. तो आंसर में तो कुछ गलती नहीं थी वैसे, पर मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जो बाकी का रास्ता था तो एक मुंह तोड़ जवाब दे दिया, पर उनकी जबान बंद कर दी। तो मेरे बात करने का यही मतलब हुआ कि मैं एक ऐसी पोजीशन से आती हूँ कि उनकी वेदना को अनुभव करने की मुझमें क्षमता नहीं है। हाँ, वैचारिक तौर पे मैं सोचती हूँ कि उनमें एलिनिएशन है, we have to treat them with respect, with dignity. When they come to rest of India, people say, are you Chinese, are you Mongolian, are you Korean? So people have no information. और आज भी अगर आप लोगों को भी मैं पूछूं कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया जो हम बोलते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में कितने स्टेट्स है और हर एक स्टेट की राजधानी क्या क्या है, ये अगर हम पूछे किसी को भी, आप ऐसा नहीं, नॉट जस्ट यू, but if you gather 100 students or if you gather 10 students and ask them to name the states of the northeastern region and the capital regions, capital states, capital cities, at least 20% of them will not be able to answer the question. And I'm very optimistic when I say 80% can answer the question. Maybe 80% may not answer the question. What is the capital of Tripura? What is the capital of Mizoram? Short. So what I was trying to tell, मैं बात करना चाहती थी कि सही जवाब देकर दूसरों की जबान बंद कर देना, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। और हो सकता है कि हम लाइफ में भी बहुत बार सही हो, हमारे पास सही अंडरस्टैंडिंग हो, सही इंफॉर्मेशन हो, पर हो सकता है कि हमारी सही इंफॉर्मेशन हम जिस ढंग से पेश करें, इसकी वजह से सामने वाले
सामने वाला का मुख बंद हो जाए, अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नागालैंड के बारे में मेरा पीएचडी भी हुआ और बहुत समय वहां पर मैं रही। और एक इंटरेस्टिंग केस ये भी मुझे याद आ रहा है कि वहां पर जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई तो इसके इनॉग्रेशन प्रोग्राम में मुझे भी बुलाया था। तो मैंने बहुत खुश होकर कहा कि हाँ, अब तो आप लोग पास में आ गए, हम हमारे पास आ गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम दिल्ली के पास नहीं पहुंचे हैं, दिल्ली हमारे पास पहुंचे। So that this line, it always echoes in our mind कि दिल्ली हमारे पास पहुंची है, हम दिल्ली के पास पहुंचे नहीं है। तो मुझे नागालैंड में रहते वक्त ऐसा बहुत लगता था कि यहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, तो उनका क्या था कि वो कहीं से माइग्रेट करते करते आए हैं। उनका कोई इतिहास, लिपिबद्ध इतिहास नहीं है। उनकी भाषा भी एक लिपि है, अर्थात उनकी भाषा भी एक डायलेक्ट है, एक लैंग्वेज की तौर पे नहीं है, उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तो हजारों साल से माइग्रेट करते करते आए हैं, फिर यहाँ पर सेटल हुए, उनकी कोई निजी भाषा नहीं है। जब मेन स्ट्रीम इंडिया में आते हैं तो सब लोग कहते हैं आप चाइना से आए हैं, आप कोरिया से आए हैं, और मजाक उड़ाते हैं। वो लोग बहुत सरल है, तो लोग उनकी सरलता का लाभ भी लेते हैं। और उनकी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, हमारी भारत सरकार डेवलपमेंट की बहुत कोशिश कर रही है, पर नागालैंड में क्या था, सब ट्राइबल एरिया में यहाँ पर भी, कि लैंड की ओनरशिप कम्युनल होती है। तो जब कम्युनल ओनरशिप ऑफ लैंड होती है, जब इंडिविजुअल लैंड नहीं होती है, तो लोन लेना, रजिस्ट्रेशन करवाना, ये सब थोड़ा मुश्किल का काम होता है। तो उनके लिए जो अलग किस्म की पॉलिसीज चाहिए, वो शायद हम शुरुआत में ले नहीं पाए। और मुझे याद है, एक गांव में गई थी, वहां पर केवल हनी बी कल्टीवेशन करते थे, मधुमक्खी से मध निकाल करके वो बेचते थे और वहीं पर निर्वाह करते थे। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, मैं तो मुंबई से आई हूँ, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन तो एकदम मेरे घर के पास वही है, तो मैं जाके सब ठीक ठाक करवा लूंगी, उनको उचित दाम मिलेगा, ये वो बहुत सारे मंसूबे थे। जब मैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के पास गई तो उन्होंने कहा कि देखिए मैडम, ये लोग हमारा घर इस्तेमाल करके हनी बी का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। मतलब केवीआईसी का एक अपना एक ढांचा रहता है, अपना एक घर रहता है। तो उन्होंने कहा कि हम उसको इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं ये लोग, तो हम उनका हनी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम तो हमारे घर में जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसमें इस हनी बी तैयार किया, हनी तैयार किया, तो ही ले सकते हैं। और वहां पर जाके देखा, उन लोगों को बताया कि आप इस घर में बनाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये घर में, यहाँ हनी बी कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ठंडा तापमान है, तो यहाँ पर इस तरह का घर ही चाहिए। अर्थात जो घर वो इस्तेमाल करते थे वो केवीआईसी को मंजूर नहीं था, जो केवीआईसी चाहती थी वो उनके लिए मुमकिन नहीं था। इसका मतलब कि लार्जर इंटरनेशनल मार्केट के साथ वो लोग जुड़ नहीं पाए। और माइंड यू, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर का गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट, जयप्रकाश नारायण की वाहिनी का एक एक्टिव सदस्य और मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स पीएचडी करके गई हुई एक स्टूडेंट इसके बारे में ट्राई कर रही थी, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, पर यह है कि सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को समझना बहुत सारा अनुभव चाहिए, और ये अनुभव भी इस तरह का चाहिए कि हम निष्पक्ष दृष्टि से हम अनुभव ले सके और हम उसकी सोच हमारे दिमाग में ठीक से हम रख सके। और एक लास्ट बात नागालैंड के बारे में बता दूं कि वहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, तो इनका ये कहना था कि हमारे यहाँ नो वन स्टार्व्स अनलेस ऑल आर स्टार्विंग। अर्थात अगर गांव में कोई एक आदमी भी भूखा नहीं रह सकता है जब तक कि सब भूखे नहीं है। किसी के घर में भी चावल है, किसी के घर में भी खाने का सामान है, और किसके घर में पैसा नहीं है, काम नहीं है, चावल नहीं है, बनाने वाला नहीं है, फिर भी वो आदमी या वो फैमिली भूखा नहीं है। तो ये कितनी बड़ी
कितनी बड़ी सोच है, कितनी बड़ी फिलॉसफी है, और हम शायद इसको हम जानते भी नहीं है। और आंदोलन चल रहा था, और वैसे भी डाउरी डेथ्स वगैरह तो होते ही रहते हैं इंडिया में, तो वहां के लोग मुझे हमेशा बता रहे थे कि आप लोग सोचते हैं कि हंगरी है, पर हम तो केवल प्राणियों को मारकर खाते हैं, हम तो केवल पक्षियों को, और आइडियोलॉजिकल इश्यू पर आप आदमियों को मार देते हैं, तो जंगली कौन है? आप लोग जंगली है कि हम जंगली है? तो इस सवाल का भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और एक बात और, कि जब मैंने आपको अभी शेयर किया कि बस में जाते वक्त मेरा क्या अनुभव हो रहा था, तो उस आदमी को मैंने कहा कि जिस देश की नोट आपके हाथ में है उस देश से मैं आती हूँ। वो एकदम नेशनलिस्टिक आंसर जो दिया था उनको, तो तब मुझे पता चला कि ये गलत हुआ, तुरंत पता चला। तब से मैंने शुरू किया कि कोई भी मुझे पूछे कि आप इंडिया से आते हो, तो मैं यही कहूंगी कि हाँ, मैं महात्मा गांधी के देश से आती हूँ, क्योंकि नागालैंड में भी महात्मा गांधी का बहुत बड़ा सम्मान है, नागालैंड में। और यहाँ तक कि नागा लीडर्स महात्मा गांधी से मिले थे और उन्होंने कहा कि हम भारत में शामिल होना नहीं चाहते हैं, और उसके क्या क्या कारण है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ठीक है, आपकी अगर ये सोच है, आप ठीक से सोच लो, मैं आपके साथ हूँ। तो गांधी जी के लिए उस रिमोट एरिया में, जिसके लोग इंडिया के साथ इतना क्लोजनेस महसूस नहीं करते हैं, भारत के भाग होते हुए भी, फिर भी वहां पर महात्मा गांधी जी का बड़ा नाम है। तो मुझे लोग ये पूछते थे कि आप महात्मा गांधी के देश से आते हैं, पर आपके देश में आदमियों को डाउरी के लिए क्यों जला देते हैं, पैसों के लिए क्यों जला देते हैं? सही बात थी उनकी, उसका भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इन शॉर्ट, नागालैंड में पीएचडी करने के बाद कुछ समय बाद मैं शादी करके मैं आसाम पहुंची, और आसाम आंदोलन के बाद का वो समय था। तो उस वक्त एक अलग प्रकार का माहौल था, और आज क्या है कि सेंटर बहुत पावरफुल हो गया है, और आज सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसीज बहुत पावरफुल हो गई है। पर उस जमाना थोड़ा अलग था, इमीडिएट पोस्ट लिबरलाइजेशन डेज थे। तो उस वक्त असम में भी असम गण परिषद ने एक नया प्रयास शुरू किया था, उसमें मैं जुड़ी। असम के विभिन्न कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया, और असमिया भाषा में बोल सकती हूँ, लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। और ऐसे करते करते फिर अलग अलग शिक्षा अनुष्ठान के साथ रिलेटेड रही। नलबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें मैं एमएलए बनने का भी मुझे मौका मिला। 2 बार मैं एमएलए भी रही थी। तो एमएलए होने का मतलब ये नहीं था कि पॉलिटिकल पावर से परिवर्तन लाना है, पर कुछ एक विशेष सिचुएशन थी कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना मैंने समझा। तो वहां पर भी और अब भी मुझे ये बात हमेशा लगती है कि आपको परिवर्तन करना है विथ पावर और विथ लव। अगर पावर से परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक सीमा आ जाती है, और पावर किस चीज का? अगर हम सोचे तो जो पूरा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, आजकल तो वैज्ञानिक कहते हैं कि मल्टीवर्सिस है, एक यूनिवर्स नहीं, बहुत सारे यूनिवर्सिस है, मल्टीवर्सिस है। तो देयर आर सो मेनी गैलेक्सीज, सो मेनी स्टार्स, एंड आवर सन, SUN सन, हमारा जो सूर्य है, वो हमारे जो नॉन सूर्य है उसमें से एक छोटा सा सूर्य है। तो एक छोटा सा सूर्य हमारा, उसका एक प्लेनेट का हम रहने वाले, एक कोने में रहने वाले, हमारे पास कितना भी पावर क्यों नहीं हो, पर ये पूरे पर्सपेक्टिव में, मैंने शुरुआत में पर्सपेक्टिव की बात की थी, वो पूरे पर्सपेक्टिव में हमारा पावर कहां तक चलेगा? पर जहां तक प्यार का सवाल है, when there is a question of love, and love flows from करुणा, करुणा से निकला हुआ प्रेम, अर्थात इंग्लिश में हम जिसको एम्पैथी कहते हैं, सिंपैथी नहीं, सिंपैथी एक पूरा शब्द है,
सिंपैथी आप उनके साथ कर सकते हैं कि जिनके लिए आपके मन में दया का भाव है। तो आप अलग है, आप एक पेडेस्टल पे, एक हाइट पे है, और कुछ लोग जो नीचे हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सिंपैथी लगती है। पर सिंपैथी वाली बात नहीं, पर एम्पैथी वाली बात, करुणा है उनके लिए आपके मन में। तो से जो परिवर्तन असली परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन ठोस परिवर्तन होगा, चाहे वो कौन सी भी दिशा में क्यों, हेल्थ के इश्यू पे काम करे, एजुकेशन के इश्यूज पे काम करे, गवर्नेंस के इश्यूज पे काम करे, इश्यू चाहे कोई भी हो, चाहे कोई हाउसवाइफ भी हो, चाहे कोई जर्नलिस्ट भी हो, पर मन में करुणा और दिमाग में सामाजिक चेतना को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो ठोस काम होता है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो राजनीति को छोड़ करके फिर मैंने फिर से थोड़ा समय यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं प्रदान की, और 2015 में अक्षर करके एक संस्था रजिस्टर, अक्षर को बात बहुत सारी है, तो अब तक yes. तो इतनी बात है। बारे में हम अगर आप जानना सवाल चाहेंगे पूछेंगे yes. तो फिर आगे yes, अलका जी, उसी बारे में हम जानना चाहते हैं कि you became an MLA, आपने यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम किया, you became वाइस चांसलर of a university, and then what was it that made you jump into the field by अक्षर, कि आपने क्या सोच के या फिर क्या देख के महसूस करके डिसाइड किया कि you want to start such a school, such a model of school rather, I would say. So what was the motivation or incident behind that? ये हम जानना चाहेंगे। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है जय। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। इसमें एक बात ये है कि हम लोग जब पढ़ रहे थे, हम लोग मतलब नॉन दिमाग में ये सोच थी कि एजुकेशन इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। हमारे दिमाग में ये ख्याल था कि कोई आदमी पढ़ लिख करके अपने सामाजिक और अर्थनैतिक ढांचे में से बाहर निकल करके परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि हमारे साथ पढ़ने वाले भी कोई बहुत श्रीमंत परिवार से नहीं थे, हम लोग सब एक ही मिडिल क्लास फैमिलीज के थे और सब लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ते थे। तो तब उस वक्त ऐसी सोच थी कि एजुकेशन के माध्यम से हम समाज में एक प्रकार की इक्वालिटी ला सकते हैं। पर अभी जो दिखता है वो ये दिखता है कि जो श्रीमंत बच्चे हैं वो अलग स्कूल में जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे, वहां उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होगी, फिर वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे और उनके करियर चॉइस करने में भी बहुत सहायता होगी, क्योंकि उनको प्रोफेशनल बैकअप मिलेगा, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहेगी और अनेक सारी सुविधाएं उनके पास होगी। वो विदेश पढ़ने जाएंगे, फिर वापस आएंगे और चौधरी चरण सिंह ने जो कहा था मुझे, तो वो एक कोठरी बन जाएंगे अपने आप में, कि जो जन्म से ही उन्होंने सिल्वर स्पून देखा है, सिल्वर स्पून को लेकर ही वो बड़े हुए और फिर उन्होंने वो सिल्वर स्पून की दुनिया में ही वो रहे। सिल्वर स्पून से वो गोल्डन स्पून तक पहुंच जाएंगे, फिर प्लेटिनियम स्पून तक पहुंच जाएंगे और ऐसे करते करते वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सब ख्याल था कि जहां तक शिक्षा का सवाल है, अगर शिक्षा को परिवर्तन का एक माध्यम होना है तो शिक्षा को अलग ढंग से हमें देखना होगा। Yes, so education, yes. So the strategy of education or the system of education should be such where children from deprived sections of the society feel comfortable, number one. Yeah. Number two is that the whole process of acquiring education is enjoyable and pleasant. Number three is that those students who are talented in maths or in any subject should get promotion quickly so that the interest is sustained. And some students are weak in certain subjects. So in case they are little weak, they should be given sufficient time to
prepare for their levels. Is being recorded. So, Sorry again for the interruption. We are trying to solve the issue, so please bear with us. सो जिन लोगों को पता नहीं है अक्षर फाउंडेशन के बारे में, सो अक्षर फाउंडेशन इज अ मॉडल स्कूल स्टार्टेड बाय अक्षर फाउंडेशन. वहाँ की यूनिकनेस ये है कि वहाँ के जो बच्चे हैं वही टीचर्स हैं. दे कॉल इट मेटा टीचिंग का कंसेप्ट है वो. सो बच्चे ही बच्चों को पढ़ाते हैं एंड दे अर्न आउट ऑफ इट एज वेल. दे ट्राई टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. वहाँ के बच्चे जो फीस होते हैं वो प्लास्टिक वेस्ट सबमिट करके फीस अपनी पे करते हैं. एंड ऑफ कोर्स उसके साथ वो प्रैक्टिकल एजुकेशन लेते हैं कि जो उनको लाइफ में सही मायने में काम आएगा. सो दे लर्न अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हैंड ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट हम जिसको बोलते हैं. सो दैट इज काइंड ऑफ अ वेरी यूनिक स्कूल. आप सभी बाद में उसको देख भी सकते हो इंटरनेट पे. दे हैव गॉट मेनी अवार्ड्स, मेनी रिकॉग्निशंस एज वेल. सो दैट इज द स्कूल स्टार्टेड बाय Alakaz. Yes, Alakaz, you can continue. I'm so sorry for this. It's okay. So how to make education relevant for the children? That was our aim, and we selected children who were child laborers. Child laborers who had no chance of getting educated. Even if they went to the formal school of education, formal system of education, they would be turned out from there. So we started our journey with the child labor in the city of Guwahati. And the first challenge was that they were earning something. Now see, here also there is a contradiction. यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास है. वो क्या है कि हमारे देश में adults are unemployed and we employ the child labor. What is this? Child labor क्यों employ होते हैं? क्योंकि वो बच्चे हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर नहीं है, वो ओबीडियंट है, वो अपोज नहीं कर सकते हैं, कम पैसे में काम चल जाता है. और उनके पेरेंट्स को अगर एम्प्लॉय करें तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो बड़ा अच्छा पैसा मांगेंगे, यूनियनाइज होंगे, कुछ ना कुछ करेंगे अपनी तरक्की करने के लिए. तो ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि चाइल्ड लेबर, चाइल्ड गेट्स लेबर, चिल्ड्रन गेट एम्प्लॉयमेंट, बट द एडल्ट्स आर अनएम्प्लॉयड. So we thought कि let us engage these people in some productive activity. तो initially तो ये हमारा जो मेरी post 91 की जो सोच थी, अचार बनाएंगे, जैम जेली बनाएंगे, वो हमको देंगे, वो बिक्री करें, we'll sell all those things, but that doesn't happen so easily. This is an age of branding, marketing, hygienic condition, etc. Many things are important. And secondly, we require consistent supply of money. Consistently, the children should be able to earn. Of course, I must say that along with me, my daughter Parmita and her husband Nazim, three of us are equally involved. So what I'm sharing with you is a product of what all of us have developed. It's not as if it is my thinking alone. So this concept was developed that if a child explains to the other child what he or she has mastered. See, here we are talking about peer group learning, we can say, or we can say that this is child becoming a teacher. It is not that throughout the day the child is a teacher. Yeah. Just 1 hour in a day. Right. And that 1 hour also under adult supervision. And basically what the child does is what we call a drill. A teacher has explained certain things, but we have to repeat those exercises again and again so that the idea gets completely imprinted in the mind. तो साधारण रूप से मध्यम वर्गीय फैमिलीज में घर में पेरेंट्स ये काम करते हैं. घर में उनको उनके पास बैठकर उनको पढ़ाते हैं, उनकी पीठ पर हाथ रख के बोलते हैं
तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनको घर जाकर ये प्यार नहीं मिलने वाला है, ये सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। और हमारे गुजराती भाषा में इस सपोर्ट में एक बहुत बड़ा सुंदर शब्द है, पीठ बळ। पीठ इज बैक, सो पेटिंग द बैक काइंड ऑफ, पीठ बळ देना है, उनको सपोर्ट देना है। तो वो घर में तो वो सपोर्ट संभव नहीं है। पर स्कूल में जब एक बच्चे को एडिशन ठीक से आ गया तो वो दूसरे बच्चों को एडिशन सिखा रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे पास है, शायद आपने देखे होंगे कि वो जैसे कि एडल्ट टीचर बोलते हैं, हाँ ऐसे ट्राई करो, जैसे जिस भाषा में जिस टोन में हम बोलते हैं, हाँ इस तरह से करो, आगे बढ़ो, यस वेरी गुड। तो जो हमारा टोन, वो हमारी वो जो पेट्रोनाइजिंग थोड़ी फीलिंग, वो सब उनमें अपना आ जाता है। और वो छोटा बच्चा जो पढ़ रहा है, वो उसके लिए एज गैप भी बहुत कम हो गया। वो टीचर तो उनके साथ 20 साल बड़ा होगा, और ये तो 1 साल बड़ा लड़का उसको सिखा रहा है। तो एज गैप कम होने की वजह से उसको जो भी प्रश्न पूछना है वो विदाउट हेसिटेशन पूछ सकता है, और वो भी बच्चा अपने हिसाब से वो उत्तर देता है। और एडल्ट टीचर्स तो आसपास रहते ही है, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि वो लोग पढ़ा पाए हैं या नहीं। तो इस तरह से क्या होता है कि 1-to-1 रिलेशनशिप, लर्निंग कैपेसिटी इज एनहेंस्ड। और एक और बात है, one who is a better student can become a better teacher, and one who is a good teacher can become a good student. और वो एक बार जब दूसरों को जब सिखाते हैं आप, तो आपके मन में वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। और हम देखते हैं कि हाँ ये भाई इसको जमा नहीं है सिखाना, उसको डिवीजन नहीं आता है, तो फिर उसको हम दूसरे बार जिस क्लास में डिवीजन चलता है वहां बिठा देते हैं कि आप डिवीजन अपना पक्का कर लो, फिर इनको सिखा पाओ। तो 1 घंटा वो सिखाते हैं, और 1 घंटा सिखाने के विनिमय में हम उनको कुछ पैसे देते हैं। और पैसे भी करेंसी में नहीं देते हैं, आर्टिफिशियल करेंसी, मतलब मॉक करेंसी तो नहीं कहेंगे, पर एक मॉक करेंसी एक तरह के। तो वो करेंसी हमारे कैंपस में चलती है, और चलती है का मतलब कि हमारा पानी पूरी वाला भी वो करेंसी लेता है, आसपास की दुकान में भी चलती है। पर इसमें हम बताते हैं कि बेसिक नेसेसिटीज जो है उसी को खरीदो। चिप्स खरीदने में, ये छोटे मोटे फालतू सामान खरीदने में उसको नहीं चला सकते हैं। तो ये 1-on-1 जो रिलेशनशिप है, इसकी वजह से उनकी लर्निंग आउटकम फास्ट होती है। और दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ एज की बेसिस पे प्रमोशन होता है। अगर एक बच्चा मैथ्स में बहुत होनहार है, if child is good in mathematics, he will be promoted every 2 months, every 1 month. As soon as he has covered the course of one standard, he'll be promoted to the next standard. So we have students who are in class 8 as far as maths is concerned, class 6 as far as science is concerned, and class 4 as far as English is concerned. So we have this kind of situation. This kind of situation allows greater learning. और हमारे जो बच्चे हैं वो घर में भी अगर किसी को पढ़ाएं, अगर हमें बताएं कि हमने पढ़ाया है, तो उसको हम थोड़ा ऑनरेरियम देते हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि घर में भी आसपास के बच्चों को भी इकट्ठा करके वो लोग पढ़ाते हैं। पढ़ाने की वजह से उनमें भी एक आत्मसम्मान की भावना आती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। और एक छोटे बच्चे के लिए दूसरा एक छोटा बच्चा उसको सर करके बुलाता है जब, तो उसको लगता है कि हाँ सर। तो जो बच्चे वहां पर शायद एंटी सोशल एलिमेंट हो सकते थे, कि उनके पास अगर स्किल नहीं है, उनके पास एनर्जी बहुत है, और कोई ध्येय नहीं है जिंदगी में, तो शायद वो दूसरी गलत रास्ते पे जा सकते थे। अब कुछ लोग गए भी थे। तो वो बच्चे आज कम्युनिटी के लीडर्स हैं। आज वो कम्युनिटी का वैक्सीनाइजेशन करने में वो लगे हुए हैं। वो जानते हैं कि क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है। वायलेंस की बात नहीं है कोई। और दूसरी बात ये है कि तुम्हें कोई एब्सेंट ही नहीं, कोई एब्सेंट रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि एक दिन का पैसा क्यों गवाएगा कोई। स्कूल में आने में मजा भी बहुत आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है, खाना पीना भी थोड़ा होता है, और फिर पैसे भी मिलते हैं। तो एब्सेंट भी कोई नहीं, और कोई शरारत नहीं, क्योंकि किसी ने शरारत की, पनिशमेंट क्या, कल तुम टीचर नहीं हो सकोगे। तो वो उनको इतना खराब लगता है, एक दिन के लिए अगर उनकी टीचरशिप काटी जाए, तो आत्मसम्मान पे आघात होता है। नहीं, कोई बच्चा मस्ती नहीं करेगा ज्यादा,
मशगल ही नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई न्यूसेंस नहीं, तो स्कूल में डिसिप्लिन इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. बट द क्वेश्चन हियर इज दैट we are running a school of 110 children in a remote corner of a remote state of India. So, how do we influence the other children who need this kind of education? Our children, 100 students, they learn carpentry, they learn electricity, they learn gardening, landscaping. Then we recycle plastic. Yes, one more thing is that we don't take any fees from the students, but each child is supposed to bring 25 plastic wrappers per week. And this is fees because we realized that in that area, plastic burning and burning of leaves was a big problem. Environment was a big concern, and it is still a concern. So, and to tell the poor children, to tell the parents, don't burn things, these things don't work. Even in middle class families, people burn plastics and other things. Those poor people are already burdened with so many things. But they said, no, this is the plastic fee that you have to pay. So children collect plastic from all over. Somehow they manage to collect 25 bags and they bring, and we recycle those plastic bags. And we make some planters, some pathways. And now we have got a machine with which we can produce granules, and the children can produce many attractive things. So the point here is that what is Nayi Talim of Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi said the same things. उनके लिए ये था कि फिजिक्स केमिस्ट्री आप टेक्निकली वो सिलेबस पढ़ाते रहो, एकेडमिक्स पढ़ाते रहो, ऐसा नहीं. वो हाथे काम है, मतलब काम करते वक्त फिजिक्स सीखो, काम करते वक्त केमिस्ट्री सीखो, वही केमिस्ट्री सीखो जो जरूरी है काम करने के लिए. और एक लेवल आ जाने के बाद तो फिर अपने आप आगे बढ़ सकते हैं. तो क्वेश्चन इज कि ये जो नई तालीम की जो बात है वो आज इतनी ही रेलेवेंट है. और हमारी भारत सरकार ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी वोकेशनलाइजेशन की बात है. और वोकेशनलाइजेशन करे कैसे? वोकेशनलाइजेशन को बच्चों की लाइफ के साथ, बच्चों के सिलेबस के साथ कैसे जुड़कर आगे बढ़ाए, वो बात क्लियर नहीं है. तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं. और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि असम सरकार ने, पहले हमने दिल्ली में एक स्कूल चलाई थी, दिल्ली म्युनिसिपल स्कूल कॉर्पोरेशन की, और कोविड की वजह से हमें वहां से आना पड़ा. अभी असम सरकार ने कहा है कि आप असम सरकार की जो स्कूल है इसमें आप अक्षर मॉडल ट्राई करो. तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम मेन स्ट्रीम स्कूल के साथ काम करने का मौका पा रहे हैं. तो पहले फर्स्ट ईयर 5 schools, सेकेंड ईयर 25 schools, एंड थर्ड ईयर we get to work with 100 schools of Assam, and we will use the same model: meta teaching, vocational training, a child tutor, child teacher concept, and promotion based on the skills and not based on the age of the person. क्योंकि हमारे क्या होता है कि कोई बच्चा मैथ्स में होशियार है तो उसको भी एक माइल गति से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बाकी सबके लेवल कम है, तो उसको भी आगे बढ़ने का मौका है. थोड़े वीक है तो उनको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि क्लास आगे बढ़ रही है. तो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर नेक्स्ट ईयर, और फेल करना नहीं है अभी. तो फेल नहीं करना है तो सबके सब आगे बढ़ जाते हैं पर कुछ सीखते नहीं है. तो यहाँ पर क्या है कि आप आराम से सीखो, जिसकी जो कैपेसिटी है इस हिसाब से सीखो. सबको साइंटिस्ट बनना है जरूरी नहीं है, सबको इंजीनियर बनना है जरूरी नहीं है, पर सबको अपने पैर पे खड़े रहना है, अपनी कम्युनिटी में एक एसेट बनना है, अपनी कम्युनिटी के प्रॉब्लम सुलझाना है, और अपने आप में आगे बढ़ रहे हैं. और इसमें अभी तक तो जो हम कहते हैं ना कि जीवन में खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, अभी तक तो खट्टे अनुभव बहुत ज्यादा हुए नहीं है. पर इसका ये भी कारण हो सकता है कि हमारी टंग में वो खट्टा टेस्ट करने की का स्पॉट ही नहीं हो, तो हमें खट्टा अनुभव हो तो भी पता नहीं चलता है कि ओ ये तो खट्टा अनुभव था. एनीवे, दिस इज द स्टोरी. Wow, audience का भी reaction wow ही है. The concept that you have created, that is really beautiful, so much unconventional, like your life. So आपकी लाइफ भी आपने बहुत अनकन्वेंशनल तरीके से जी है, चाहे वो आसाम जाने की बात हो, MLA बनने की बात हो, या फिर अक्षर जैसी यूनिक स्कूल चलाने की बात हो. तो ये जो रास्ता है that is very not easy, it's not easy to walk on this path. So
मुझे ये आपसे पूछना है कि ये जो रास्ता आपने तय किया है, इतना सफर तय किया है, उसमें एक या दो ऐसी चॉइसेस होगी कि जो बहुत मुश्किल रही होगी आपके लिए, कि जो ब्रेव चॉइसेस भी आप बोल सकते हो, कि विच कैन बी कंसिडर्ड रियली ब्रेव नाउ दैट यू लुक फॉरवर्ड, कि आपके लिए तब बहुत मुश्किल था वो चॉइस लेना, बट नाउ दैट यू लुक यू आर रियली प्राउड ऑफ इट। सो वुड लाइक टू हियर कि ऐसी कौन सी चॉइसेस थी कि जो बहुत ब्रेव थी, जो आप आज प्राउड फील कर रहे हो, लेकिन उस समय तो बहुत मुश्किल थी। आई होप यू गॉट माई क्वेश्चन। Yes, I think I'm back. आई Sorry, please repeat it. या सो मुझे ये जानना है कि आपने बहुत अनकन्वेंशनल लाइफ जी है। सो वो ये जो लाइफ जी है आपने, उसमें आपने जो चॉइसेस ली है, एक या दो ऐसी चॉइसेस जो बहुत मुश्किल होगी उस वक्त पे, लेकिन आज आप उसको देखते हो तो यू विल कंसिडर कि बहुत बहुत ब्रेव डिसीजन था, वो आप प्राउड फील करते हो वो डिसीजन लेने के बाद, बट उस समय पे बहुत मुश्किल रही होगी, और उन्हीं चॉइसेस की वजह से आप आज जो हो, जो मुकाम पे हो, वहां पे हो। तो ऐसी एक या दो चॉइसेस के बारे में आप मुझे हमें बता सको तो हमको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। Okay, definitely. So there यस, are two choices I want to talk about. One was यस, the decision to contest as an MLA. राइट, Being a Gandhian, I was a firm believer that party politics doesn't lead us anywhere. गांधी जी के विचारों से रंगी हुई थी, जेपी ने भी इसमें अपने रंग दिए। सामाजिक परिवर्तन अगर करना है तो राजनीति माध्यम से नहीं हो सकता है, ये मेरा पूरा विश्वास था। पर ईयर 2000 में यहाँ का एक एक्सट्रीमिस्ट संगठन है अल्फा, तो अल्फा ने एक बॉम्ब विस्फोरण में मेरे हस्बैंड को, उनको, उनके और उनकी टीम को, उनका डेथ हो गया एक बॉम्ब विस्फोरण में। तो ये अल्फा ने इस वक्त वो घटकी, मेरे हस्बैंड 2 विभाग के मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट विभाग के, असम सरकार में। वो आंसू वाली टीम थी सरकार में, और उनकी देहांत हो गया। तब वहाँ के नलबारी के लोग बहुत डरे हुए थे और अल्फा का भय बहुत था, और कोई भी कॉन्टेस्ट करेगा असम गण परिषद से, एजीपी से, तो हम उनको भी मार डालेंगे, हम ये स्वीकार नहीं करते हैं, इस तरह का माहौल था। तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, आप कॉन्टेस्ट कीजिए। तो मैं वैसे पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल स्ट्रगल से कुछ परिवर्तन होगा वो मैं नहीं मानती थी, पर उस वक्त मैंने सोचा कि अगर मैं कॉन्टेस्ट करती हूँ तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि हम अल्फा के दाबी धमकी से हम रुकने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ेंगे। और हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि एक आदमी अब नहीं रहा, पर उनकी प्रेरणा हमें हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी। डरने वाले नहीं हैं, पीछे नहीं हटने वाले हैं, और हिंसा का माध्यम सही माध्यम नहीं है, हिंसा से कोई समस्या का समाधान नहीं। ये मैसेज देना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, और इस वक्त खैर मैं जीत गई बहुत कम मार्जिन से, क्योंकि मेरे ओपोनेंट एक समय आसाम के चीफ मिनिस्टर रहा करते थे, तो उनकी बहुत पहुंच थी, और मेरी तो राजनीति की भाषा में नहीं जानती थी। राजनीति की भाषा आप और हम बोलते हैं वैसी नहीं है ना, राजनीति वाले काली बिल्ली को व्हाइट बिल्ली काली बिल्ली कर देते हैं, कब कर देते हैं, क्या कर देते पता ही नहीं चलता। तो मेरे पास तो वो भाषा नहीं थी, तो इसीलिए भाषा नहीं होने की वजह से मेरी पार्टी में भी मुझे प्रॉब्लम आती थे, क्योंकि सब न सब कहीं ना कहीं लिंक होता है, और सब लोग कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक थोड़ा पॉइंट मिल जाए कि जहां पर आपका कुछ पावर हो, तो उस पावर को यूज करके आगे बढ़ सके, इसी चक्कर में लोग रहते हैं। तो इसका मतलब ये कि किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं करें। फैमिली में ये बड़ी घटना हुई थी, मेरी पारमिता उस वक्त बहुत छोटी थी, तो इस सिचुएशन में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था, पर एक डिसीजन लिया, और फिर ऐसा ही डिसीजन छोड़ने का भी लिया। छोड़ना तो डिसीजन आसान था, खैर लेना, राजनीति में जाना क्या डिसीजन बहुत मुश्किल था। पर मैं जब सोचती हूँ, आपने जो प्रश्न पूछा कि डिफिकल्ट चॉइस कैसे कर पाए, और
तो उसमें मुझे हमेशा ऐसे लगता है, एक और चॉइस के बारे में मैं बताऊंगी, तो पहले मेरा विचार में रखूं कि मुझे ऐसे लगता है कि क्या क्या नहीं करना है वो मेरे दिमाग में क्लियर था। एक रूटीन लाइफ नहीं जीनी है, 9 to 5 जॉब नहीं करनी है, एक्सप्लॉइटेशन वाला मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है, अपने समाज को मिलकर के, अपने समाज के साथ मिलकर काम करना है, और परिवर्तन प्यार और करुणा से होना है, पावर से नहीं। ये क्लियर था। तो क्या क्या नहीं करना है वो स्पष्ट होता गया। तो ये क्या क्या नहीं करना है वो जब एलिमिनेट हो जाए ना, वो बात है ना, एक शिल्पी, एक स्कल्पचर को किसी ने पूछा कि आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने कहा मूर्ति तो थी ही, जो एक्स्ट्रा पार्ट था पत्थर में वही मैंने चिजल ऑफ कर दिया है। आई हैव जस्ट चिजल्ड ऑफ द एक्स्ट्रा पार्ट, the sculpture was part of the stone. I just did the chiseling of the extra part. So जब extra part निकल जाता है ना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना, तो जो बचता है तो फिर वो एक ऑथेंटिक जिंदगी है, एक हरी भरी जिंदगी है, एक आनंद वाली जिंदगी है। नहीं है कि ये तो उसकी एक अपनी एक खुमारी भी है। हाँ, ये है कि बड़े बड़े साम्राज्य नहीं बनाते हैं, हम नहीं बना पाए हैं, तो बहुत बड़ा नाम भी नहीं किया। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं अगर प्रोफेसर ही रहती थी, किसी बहुत अच्छे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होकर के रिटायर होती थी, मैं अगर जर्नलिस्ट ही रहती थी तो शायद किसी न्यूज़पेपर का एडिटर हो जाती थी, मैं अगर पॉलिटिक्स में भी रहती थी तो शायद असम सरकार में, शायद भारत सरकार में एक मंत्री का ओहदा निभाती थी। पर मैंने एक के बाद एक जब मुड़ के, जब जिंदगी में मोड़ आया तो मोड़ के साथ मैं भी मुड़ गई, पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मोड़ के साथ मुड़ती रही, ऐसा करते 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 अब आज जो स्थिति आई है, तो मैं खुश हूँ, अपने आप से बहुत संतुष्ट हूँ, और हर एक दिन सुबह उठकर लगता है कि हाँ, आज एक नई सुबह है, एक अच्छा दिन है, ग्रेटफुलनेस लगती है मन में। तो ये सब बातें अपने आप होती है क्योंकि हम एक ऑथेंटिक जिंदगी जीते हैं, किसी के कहने पर या किसी के आधार पर नहीं जीते हैं। इतना ही कहना है मुझसे। बहुत ही आपने इतना खूबसूरत आंसर दिया मैम के, हम सब के दिल को छू गया आपके ये जो ब्यूटीफुल आपका जो चॉइसेस का आपने, और हम सब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एकदम से कि हमने लाइफ में ऐसे कौन से चॉइसेस दिए, और हम जैसे जैसे हमारी लाइफ टर्न लेती गई हम भी कैसे मुड़ते गए। तो एक सवाल मेरे मन में भी है जो मैं पूछना चाहूंगी कि आपने अक्सर आपने फाउंड किया अक्सर को स्कूल को, लेकिन अब आपकी डॉटर और आपकी सन इन लॉ इसको चला रही है एंड ऑल योर डॉटर इज हेडिंग इट। लेकिन इसके इस सवाल के दो पार्ट्स में मैं पूछूंगी। एक पार्ट है कि how the role of a parent that you play while raising your daughter has helped her to shape her into who she is today. एंड दूसरा पहलू ये है कि हम, जैसे कि आप जानते हैं कि ओएसिस में भी अब हमारा एक ट्रांजिशन फेज है, और हम भी जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स थे वो अब यंग जनरेशन का ट्रांजिशन है, दे आर गोइंग टू बी टेकिंग द मूवमेंट फॉरवर्ड। तो जो सारे हमारे यंग लीडर्स जो ओएसिस के जो हमें सुन रहे हैं अभी, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे टू द यंग यूथ जनरेशन ऑफ ओएसिस हु आर टेकिंग on the movement and the spirit forward from the founding members? Yes, very pertinent question, Tina. Very important question. मुझे ऐसा बहुत लगता है कि हमारे लिए चॉइस करना थोड़ा आसान था, पर आप लोगों के लिए चॉइस इतनी आसान नहीं है। हमारे लिए चॉइसेस बहुत लिमिटेड है, और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे लिमिटेड है। अभी आज आप सोचिए कि इकोलॉजिकल क्राइसिस, हाँ, आज जर्मनी में फ्लड्स, यूएसए में हीट वेव, राजस्थान में पूर का पानी, असम में बारिश का अभाव, चेरापूंजी में तो पानी ही नहीं है, आपको पता होगा। चेरापूंजी, which was known as the highest rainfall getting area of India, now is suffering from water shortage.
So ecology is changing very rapidly. और इतनी रैपिडली चल रही है कि अगर हम बहुत स्पीड से कुछ काम नहीं करें तो शायद हमें काम करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा. तो हमें बहुत तेजी से काम करना है और बहुत लोगों को साथ में लेकर काम करना है, क्योंकि प्रकृति का तो एक नियम है ना, एक बैलेंस चाहती है. नेचर ऑलवेज रिक्वायर्स अ बैलेंस. सो ये इकोलॉजिकल चैलेंज ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड centralization of power, on the other hand the whole overpowering and overwhelming technology which can be used both for good and as well as for both bad end. So we have tremendous power at our disposal. Now how to use it correctly, constructively, and how to do it in a short span of time without compromising values, I think now the challenge is for this young generation and for you guys is very difficult. And I'm sure the senior and the mentoring team of Oasis will also must be feeling that they have made a very important decision, and in the period of transition they would be watching each and every move with lot of concern and lot of empathy. Because see, when a child is growing up, if you don't allow the child to make a mistake, the child never learns anything. But at the same time, we can't allow to allow them to keep making fatal mistakes. तो fatal mistakes करने तक जाने नहीं देना है, पर mistakes करने की स्वाधीनता भी देनी है. तो उसके बीच में जो छोटा रास्ता होता है, जो distance होता है, वो distance आजकल बहुत छोटा हो गया है. हमारे जमाने में वो distance बहुत ज्यादा था, क्योंकि गलती कर करके क्या करेंगे, और हमारा टाइम स्पेन बहुत बड़ा था. हमें ये नहीं लगता था कि अभी 20 साल में अगर कुछ नहीं किया तो इतना गर्म हो जाएगा पृथ्वी कि हम रह नहीं पाएंगे, कि सब ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, सब हाई लेवल ऑफ सी वाटर हो जाएगा और हम लोग जी नहीं पाएंगे. ऐसी भावना हमारे मन में नहीं थी, ऐसी दहशत भी मन में नहीं. इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों का लाइफ बहुत मुश्किल है. और दूसरी बात रही अपब्रिंगिंग की, और ऐसे मैंने फॉर्म किया है और वो लोग चला रहे, ऐसी बात नहीं है. हम तीनों ने साथ मिलकर, हालांकि अक्षर की चालिका शक्ति ये बात थी कि हम ऐसा कुछ करें कि दरिद्रता नहीं रहे, अचानक मरना नहीं पड़े. ये दिमाग में ये बात थी उसकी. तो पेरेंटिंग जो है, जो ओएसिस की सीनियर टीम कर रही है, आप लोगों को नर्चर कर रही है, तो पेरेंटिंग प्रोसेस तो ना म्यूचुअल प्रोसेस है. Parent learns from the child learns from the parent. It is not a one-way process. It's a symbiotic relationship, and each party contributes to the other, and a mother becomes a mother because there is a child. A mother won't be a mother, and a child is a child because there is a mother. So there is a symbiotic relationship, and I don't have many things to say because actually I didn't have much time. I was also myself trying to find foothold in politics. There were so many challenges. Alpha was reigning, and Alpha was trying to create problems. So those years were very difficult for me, and I had very little time. But I feel that the support which we needed, she gave me the support, and I gave her whatever love and nourishment that was possible. So that is, each person has a different journey. But I would like to say again and again that you guys have to make a strong resolve not to waver, because the one who walks the path which is chosen by oneself is the happiest person. And you must, this Robert Frost's poems are very oft quoted, especially my generation people are very fond of quoting it. So Robert Frost says that two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So when you take the road which is less traveled by, there are no milestones, the roads are also not well laid,
You have to create your own path. You have to create your own milestones, and you have to create your own destination. You have to enjoy the journey, and at the same time, never feel that you are alone, because my experience, Jai was asking me about my experiences, and one more experience I wanted to tell. Good. I'm sorry I did not tell it at that point of time, but let me tell you now. See, my experience has been that we have worked with very little resources. Money was always a problem, and is still a problem. So, money was a problem, resources, other resources was also a problem. And it was always, just scraping through at every stage. At every stage, it was scraping through. So, my experience is that when all resources are exhausted and you're about to feel frustrated, that nothing happened, I'm so helpless. At that point of time, some help arrives. So when you feel that you are facing the dead end, there is something at the end of the tunnel. Maybe till that point we are not able to see that. So if you are firm, if you are loving, if you are compassionate, then there is never a dead end. At the last moment, help will come and we can move forward. And of course, life is a journey which we need to enjoy and we need to feel happy about. And to be non-conformist is अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है और बहुत बड़ा सुकून भी है कि जहां पर सब जा रहे हैं उस रास्ते पे नहीं जाना है, अपना रास्ता ढूंढना है, तो अपने आप में बहुत बड़ा सुकून है. आपके पास मेंटर्स इतने स्ट्रांग है, इतना अच्छा नेटवर्क है, इतने अच्छे वॉलंटियर्स है, एक इतनी अच्छी प्रोसेस है और हमारे जैसे शुभाकांक्षी है, वेल विशर्स है, तो मुझे लगता है कि आप अपनी यात्रा बहुत सुंदर रूप से आगे बढ़ा सकेंगे, मेरा पूरा विश्वास है. थैंक यू सो मच. तो नॉन कन्फर्मिस्ट विद अ पर्पस और इस सुंदर जर्नी में आगे बढ़ते रहे. तो इस सुंदर जर्नी में अगर मैं आपसे, जो हमारे सोशल लीडर्स हैं, हमारे यंग बच्चे, उनसे मैं अगर वो आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट आर योर व्यूज ऑन मैरिज इन दिस जर्नी which they have to undertake and be a young social leader and yet have a fulfilling married life. तो इसके बारे में आप इन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? See, I am not a marriage counselor. नहीं, छोटी सी अपनी पर्सनल लाइफ से कोई भी सीख. Of course, I have my views. Yes, so we would love to know your views. Yes, and marriage is a very personal thing actually. Generalizing is not possible, but having said that it is a very personal thing. See, there is always a give and take in a relationship, and companionship matters. Cartoon, but sort of not a cartoon, but something like a message. That one panda is asking the other panda that is the journey more important or is the destination more important? So the other one says neither the journey nor the destination, it is the company that matters. So when one is married, one has a spouse, and marriage as an institution has many failures, many shortcomings. As an institution, there are many shortcomings, and people are trying to overcome those shortcomings. For example, the role of woman, the role of a wife in a marriage. The stereotype role of a wife is changing now and being more assertive and so on. Similarly, the millennial women interacts with so many different types of people and sometimes maybe spending more time with a male colleague than with one's own spouse. Same happens to the husband. So there are many challenges, but if there is an understanding and if there is a feeling of companionship, then family ultimately is a very big source of support. I feel very big source of support, and good or bad days one can fall back upon. Yes. So the question that we want to ask is, for somebody who wants to live unconventional life, for somebody who wants to walk on the path of social development, who wants to be a social worker, so unke liye marriage is not just something that they have to do. They have to think a lot about it.
because they are leading an unconventional life. So, how would you, what advice or what message you would give from your own life to such people who are aspiring to walk on this path? Yes, I hope See, you've got it's the again question. a Yes, very dicey question that you're asking me. It's a I very know. dicey question. Yes, But I, I feel that companionship is very important. right. Very important. And children also. It's the next generation. See, now I feel that uh, I need the company of my generation people because with them I feel very comfortable. Same set of values, pre 1991, pre liberalization people. So we were raised in a lot of constraints and all. So my set of people gives me a lot of comfort. At the same time, to look forward, I need the vision that my daughter and son-in-law project. So a family as a unit, I still feel it is very important. Even those who want to live unconventional life, you can define marriage in a different way if you want. You can make some changes, some modifications, but modifications should be such which should uh, be time tested. I mean, it should not happen that 5 years you follow these rules, and 5 years after that you change the rules. That cannot happen. But when one gets old, when one gets a little invalid, when one gets tired, we require support base. And I feel that family does provide that support base. And see, when there is a saying, very famous quotation, that everybody is a Marxist when one is less than 30 years old. Then when one is less than 50 years old, they are all socialist, and they become all capitalist after they have crossed 55 and 60 years old. See, as the age improves, age increases, so many situations change. The enthusiasm, the energy, and many things come down. So support base is required. And communes and all have not succeeded anywhere because it's a very personal thing. So I still stand by the institution of marriage, the institution of family, one spouse and fidelity to that spouse, and a happy relationship within the family. I stand by it, and I feel all of you should think about it seriously. So, thank you so much for giving us an insight into how to go about this aspect of life. So, next question I want to ask because the path that you have walked on entire life, of course, it was not easy, but especially being a woman. So, of course, हमारी सोसाइटी बहुत मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है. Cannot be any two ways about it. So, what challenges did you face as a woman throughout your journey, whether being an MLA, whether being a vice chancellor, or now with Akshar and law? So, any challenges that you faced and how you overcame or faced those challenges? That's what we would like to know. Yes, being a woman was both a challenge and an asset And if you because can share some few incidents with us, that would be really good. yeah, yeah, I know you are asking specific question in point. Yes. So Yes. see, one thing is, you know, when we say woman, what do we mean exactly? Uh, the gender construct is a social construct, people can say, and there is a biological aspect that woman is biologically different, and that men are raised differently, or stereotype projections of women are different. So that thing gets imbibed in the mind that, well, I am this and this, so I cannot do these things, or I must do these things. And the third aspect is that since women give birth to another child, another life, since women give birth to another life, the kind of nourishing tendencies that the woman has, what we call as feminine virtues or feminine qualities, they are generally looked down upon, considered weakness. Even sacrificing,
nurturing others at the cost of oneself, all these things are sometimes considered as a weakness. And as you are asking for examples, like in Bihar movement, Chhatra Yuva Sangharsh Vahini was very active in the Bodh Gaya movement. And that time slogans were ladka ladki ek saman. There is no difference between a boy and a girl. We don't believe in dowry and things like that. Now at that time, the concept of leadership, for example, or before concept of leadership comes, the whole concept of participation. Like when we went to Bodh Gaya for the first time from Mumbai, Chetna, my friend and I, when we had gone there, that time so many women came to listen to us. Not women, men and women came. And all the men sat on a charpai, on a cot. All the men were seated on a cot, and all the women were seated on the floor. They said, this is how it is. So you guys have come from Mumbai, you don't know what is happening in Bihar, so keep quiet. Okay, so then we started talking, and we were our Bombaiya Hindi. तो बिहार में तो वैसे भी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, और वहां पर तो मगही भाषा चलती थी. बोध गया में तो केवल मगही भाषा चलती थी. तो फिर महिलाओं से कोई प्रतिभाव नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उनसे. They were just sitting. And मैंने तो बताया ना आपको कि जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट वाली बात हम में भी थी कि हाँ, हम तो जयप्रकाश नारायण की क्रांति करने वाले हैं, संपूर्ण क्रांति करने वाले हैं. हम तो सैनिक हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम सब त्याग कर देंगे, ये कर देंगे. वो भावना मन में होती है ना तब. तो एक बहुत जुनून था, मन में जोश था. तो महिलाओं ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, पुरुषों ने कुछ कहा इधर उधर. फिर बाद में पता चला कि महिलाओं को हिंदी समझ में ही नहीं आती है, वो केवल मगही भाषा समझती है. इसका मतलब कि उनको वहां ऐसा ही बिठाया गया था, ये कहने के लिए कि हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हुई है. फिर जब जुलूस निकलता था, क्योंकि पुलिस तब एट्रोसिटीज करती थी, जुलूस निकलता था, तो क्या होता था कि महिलाओं को आगे रखते थे, क्योंकि महिलाएं आगे हैं तो पुलिस मारपीट नहीं करती थी. तो महिलाओं का रोल क्या कि आगे आगे चलो, क्योंकि महिला है तो पुलिस लाठी नहीं उठाएगी, पीछे से स्लोगन देते रहेंगे तो एक विचारों का एक जोश फैलेगा. असम आंदोलन में भी मैंने यही देखा कि महिलाओं को जुलूस की लेंथ बढ़ाने में उनकी सहयोगिता थी. जब पुलिस लाठीचार्ज करे तो लाठीचार्ज हुए जो लोग हैं उनको शुश्रूषा चाहिए, उनको बैंडेज लगाना है, उनके घाव साफ करना है, तो कौन करेगा? तो महिलाएं करेगी. महिलाओं की जरूरत क्यों थी? क्योंकि वो पुलिस एक तो लाठीचार्ज नहीं करे, और जो लोग बीमार हैं उनको महिलाएं देखभाल करें. फिर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए खाना कौन बनाएगा? तो महिलाएं बनाएंगी. तो महिलाएं आंदोलन में जुड़ी हुई थी, तो महिला आंदोलन में है ना हमारे, ऐसे ही बोलते थे सब लोग. और फिर महिलाओं का काम क्या था कि रोगी की सेवा करो, खाना बनाओ, जुलूस में पार्टिसिपेट करो, जुलूस की लेंथ बढ़े, जुलूस में आगे रहो ताकि पुलिस पीटे नहीं. फिर जब आंसू का जो एग्जीक्यूटिव बनता है, आंसू के एग्जीक्यूटिव में कितनी महिलाएं हैं? एक भी नहीं. आज आंसू के एग्जीक्यूटिव में कितनी महिलाएं हैं? एक भी नहीं. असम गण परिषद हुआ, इंपॉर्टेंट पोजीशन में कितनी महिलाएं थी? एक भी नहीं. आज तक एक भी नहीं. एक दो मंत्री बनाते हैं क्योंकि महिला विभाग का मंत्री चाहिए, कोई एक महिला भी तो चाहिए अपना टीम में, तो इसलिए महिला मंत्री बनाते हैं. तो ये इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन. और फिर दूसरी बात ये भी कि लीडर कौन है समाज में. ऐसे आंदोलन चलते हैं तो आंदोलन में लीडर कौन है? तो वो है जो अच्छा भाषण दे सकता है, जोरदार भाषण, सब लोगों को एकदम एक्शन लेने के लिए प्रेरणा देता है. वेरी स्ट्रॉन्ग ओरेटर, द वन हु कैन फेस पुलिस के साथ बात कर सकता है, द वन हु कैन एड्रेस get money, one who can make finances available,
और अगर वो आदमी किसी महिला के साथ अगर कुछ बदतमीजी करता है तो उसको क्या हम लीडर नहीं समझेंगे? नहीं नहीं, वो तो इम्पोर्टेंट लीडर है भाई। वो नहीं रहेगा तो कौन भाषण देगा, पैसे कौन लाएगा, पुलिस के साथ कौन बात करेगा? तो फिर दिस इज वेयर द पोजीशन ऑफ विमेन गेट्स डिफाइंड इवन इन अ प्रोग्रेसिव मूवमेंट। महिलाओं के साथ रिपीटेडली बदमाशी कर रहा है, फिर भी आंदोलन में ये आवाज नहीं उठती है कि उस आदमी को हम लीडर नहीं मानते हैं बिकॉज ही इज नॉट ऑनेस्ट विद विमेन। हर आंदोलन में भी नहीं थी, बुद्ध के आंदोलन देखी हमने नहीं देखी, बहुत किस्से में होगी, ये मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती हूँ सबके बारे में, पर एक आदमी के बारे में मैं जानती हूँ कि वो एक लीडर की भूमिका में था और महिलाओं के साथ ऑनेस्ट नहीं था, पर किसी ने ये नहीं कहा कि वो आदमी को हम लीडर नहीं मानेंगे इसलिए कि वो महिलाओं के साथ ऑनेस्ट नहीं है। मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती हूँ, ऑन जनरल इन जनरल in Bodh Gaya movement and in Bihar movement, men were exemplary good and they really believed in the revolution and equal opportunity for women and equal power to women. But about one person I know for sure. तो ये बात हमेशा सब लोगों को, मेरे जैसे लोगों को आती है बीच में कि डिसीजन जो होते हैं, बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, तो ओवर ड्रिंक्स होते हैं, पार्टी होती है, तो पार्टी कब होगी? तो शाम को मिलते हैं, तो 7-8 बजे मिलेंगे, 10-12 तक 1 बजे तक पार्टी करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। मेरे लिए ये संभव नहीं है, मैं तो 7-8 बजे घर आना है, मुझे खाना पकाना है, घर का काम है, दूसरे दिन सुबह जल्दी उठना है। तो इन सब वजहों से थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन जरूर रहा, पर मेरे मन में कभी ऐसा भाव नहीं था कि मैं महिला हूँ इसलिए मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जब भी इलेक्शन लड़ा है तो वुमन कैंडिडेट मैं ही थी, तो सामने 4-5 लोग थे तो सब मेल थे, तो उनको हराना ही था। तो ये भाव नहीं था कि वो मेल है और मैं फीमेल हूँ, कभी नहीं था ये। बांध पानी होता था, मतलब फ्लड्स आते थे, बहुत चल चल के जाना पड़ता था क्योंकि रास्ते टूट जाते थे, और फिर बहुत रिस्की सिचुएशन में छोटी सी नौका में जाना होता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिजिकली कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। पर ये बात जरूर है कि पूरे आंदोलन का जो एथोस है, पूरे समाज का जो एथोस है, उसमें महिलाओं के बारे में जो भूल धारणाएं हैं उसके शिकार तो हम जरूर बनते हैं। तो ये है कि जो हमारी आवाज अगर उठानी है तो बोलेंगे हाँ आप महिला वाला सेक्शन है ना, उस वक्त बोलो। अरे महिला वाला सेक्शन नहीं, महिलाओं की प्रॉब्लम केवल महिलाओं की प्रॉब्लम नहीं है, वो समाज की प्रॉब्लम है, क्योंकि 50% ऑफ समाज इज विमेन। सो महिला वाली बात ऐसी नहीं है, हम नॉर्मल समय में ये मुद्दा उठाएंगे। तो ये बात हमें थोड़ी असर्टिवली कहनी पड़ती थी, और बस सदन में बात रखनी है तो कौन ये करेगा? तो बोलो कि अलका को दे दो, क्योंकि वो मास्टर है, एक तो मतलब पढ़ाने में मास्टर बोलते हैं असम में, पढ़ती रहती है तो वो ढूंढ निकालेगी, पॉइंट्स तो बोलेगी। मास्टर लोगों को तो बोलने की आदत है, बस क्लास के बच्चों के सामने बोलती थी तो अब वो सदन में बोलेगी, तो दे दो उसको, ऐसा भी होता था। तो अपनी जो एफिशिएंसी होती है, अपनी जो स्पेशल के दिए हुए, अपने डेवलप किए हुए, उसका तो हमेशा सम्मान रहता है। पर ये बात जरूर है कि जो ओवरऑल एथोस है उसमें महिलाओं को एक सेटबैक का सामना करना पड़ता है। और हमारे यहाँ देखा था हमने, आसाम महिला समता सोसाइटी की मैं फाउंडर डायरेक्टर रही थी, वहां पर भी यही देखा कि महिलाएं निर्भर होती है, फाइनेंशियली स्टेबल होती है, तब उनका स्टेटस फैमिली में बढ़ जाता है। पर जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होती है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तब तक उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज अ मस्ट। इफ हस्बैंड it's better that the wife is working and husband is devoted to social activity, or either way. But you can distribute the one can distribute the work. But what is important is that women should be standing on their own legs. They should be economically independent, and there should be a networking among women, so that what we call sisterhood is strong. Sometimes when there is a need for some help, then
the network comes in very handy. Let's follow. Yes, so thank you so much. That was the last question from us. आपकी लाइफ शेयर करने के लिए, इतनी खूबसूरत लाइफ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम सबकी ओर से. I think all of us got to know a beautiful human being, and we can see why you have created the impact that you have created. आपने इतना काम किया है इतने सालों से, जो किस वजह से आप कर पाए हैं. हम मानते हैं कि पहले बदलाव इंसान के अंदर आता है, फिर वो बाहर आता है. तो वो अंदर का बदलाव, अंदर की जो स्टोरी है, कहानियां है, वो आज हम जान पाए. So thank you so much for sharing these stories so openly and so beautifully with all of us. So of course ऑडियंस के भी सवाल होंगे हमारे पास. माफी चाहूंगा आप सबकी कि वक्त थोड़ा कम है, तो हम बहुत कम 2 या 3 क्वेश्चन ही शायद ले पाएंगे. लेकिन ऑडियंस में से भी जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हो, प्लीज रेज योर हैंड्स. हमारे पास समय की पाबंदी है, तो प्लीज आप जितना जल्दी अपना हैंड रेज करेंगे, उतना जल्दी हम आपको यहाँ से अनम्यूट करेंगे और आपको क्वेश्चन पूछने की अनुमति देंगे. So please, all the people who want to ask question, please raise your hands as soon as possible, and we will unmute you. आपको यहाँ से अनम्यूट करेंगे and आपका क्वेश्चन आप अलका जी से पूछ सकते हैं. So yes, anybody who wants to ask a direct question to अलका जी, उनकी जिंदगी के बारे में कुछ पूछना हो, उनके व्यूज जानने हो, उनकी कोई ऐसी स्टोरी जो हमारे से मिस हो गई हो वो जाननी हो, तो आप पूछ सकते हो अलका जी से. We all are here. We are waiting for people to ask questions. Yes, Taruben wants to ask. Yes, Taruben, we are unmuting you from here. आपके यहाँ से unmute कर रहे हैं, and आप question पूछ सकते हो. Sure. Yes. Hi, Alka. તરુબેન ક્વેશ્ચન નહીં, તમે બધી અટેચ કરો બોલો. ક્વેશ્ચન નહીં, બહુ જ ખૂબ જ બોલો. મજા આવી. કેટલો બધો પ્રેમ આપવો છે પહેલા તો તને ખૂબ. It was wonderful. I just wanted you to share one classic transformation case from your school. You know, ઓકે you said कि आप हाँ, that would be enlightening for all of us. ओके ओके. और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसी Yes, yes, you can go ahead with this. अगर किसी और का हो जाती है. Please. तो स्कूल में एक क्लासिक केस बताया है. वैसे तो स्कूल के सभी बच्चों में एक परिवर्तन आता है, पर क्लासिक केस का है तो बहुत सारे केस है, तो मैं थोड़ा रिलेट करके बोलती हूँ. एक हमारे स्कूल में एक बच्चा था भार्गव करके. उसके पेरेंट्स ने तो अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहता था, और जो शुरुआत में आया तो कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं था उसका, उसके साथ बात नहीं करता था, और कोई अगर बात करे या कुछ घबरा जाता था, उसको वो तिरस्कार कर देता था. He used to just was so frightened, and he would just he would push the person aside. तो धीरे धीरे वो स्कूल में आने लगा. फिर शुरुआत में तो पार्टिसिपेट नहीं करता था, पर पार्टिसिपेट करने लगा. फिर उसका फ्रेंड सर्कल हुआ, तो उसके फ्रेंड सर्कल में एक और लड़का और एक लड़की, 3 लोग थे. तो कितना तब आया, तब 3-4 साल का था. तो फिर 3 लोगों का ग्रुप बन गया, और फिर वो उस एडल्ट टीचर तो पढ़ाते थे ही, पर स्टूडेंट टीचर भी पढ़ाने लगे. तो उनके साथ भी उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने लगा, बहुत ओपन अप होने लगा. और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो 3 लोगों का जो ग्रुप था, उसमें से एक लड़का जो था वो और भी शाय था. तो कभी कभी ऐसा होता था कि भार्गव आके उसके बारे में बताता था कि इसको लोग परेशान कर रहे हैं, बच्चे परेशान करते हैं, तो आप कुछ कीजिए. तो जो बच्चा किसी के साथ बात नहीं कर सकता था, वो बच्चा दूसरे के अन्याय की बात जब करने लगता है, वो भी 1-2 साल में, वो एक बहुत आश्चर्यजनक घटना लगती है. कि एक बात थी, दूसरी एक बात है, एक स्कूल का बच्चा जो है
उसकी उनकी माँ का डिवोर्स हो रहा था और उनके डिवोर्स का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चल रहा था और उनके चाय की दुकान दी थी हाईवे के पास। तो अगर वो हमारी एक स्कूल बस है, तो स्कूल बस जब आती है तो अगर जो बच्चा ने स्कूल बस मिस कर दी तो फिर इसका मतलब कि वो उसको 10 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। तो वो तो बहुत मुश्किल है और उसके पास रिक्शा में आने के तो पैसे ही नहीं थे। पर जब भी उसकी स्कूल बस मिस होती थी तो वो अपनी माँ को कहता था कि मुझे जाना है, और वो रोता था। तो माँ को दुकान छोड़कर जाना उनके लिए बहुत मुश्किल बात थी। फिर भी वो बच्चा इतना इंसिस्ट करता था कि वो माँ उसके साथ स्कूल में आके उसको छोड़ करके 10 किलोमीटर आके वापस जाती थी। तो स्कूल के प्रति उसके मन में इतना आग्रह था। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात तरुबेन कहते हैं, तो एक लड़का था जो आ, आ, वो बाली का मतलब पत्थर को तोड़ने का काम करता था। इंडस्ट्री में जो लगते हैं, मतलब रियल एस्टेट में जो लगते हैं पत्थर, उसको तोड़ने का काम करता था। उसके साथ अगर आप हैंडशेक करो तो उसके हाथ इतने मतलब मजबूत और कठोर थे। तो वो लड़का, फैमिली में जरूरत थी पैसे की, इसीलिए वो काम करता था। फिर वो लड़का इतना तेजी से आगे बढ़ा, वो वन ऑफ द बेस्ट बॉय हो गया और 4 साल में उसने बहुत सारे क्वालिटीज आयत्त कर लिए। वो दूसरों को पढ़ाता था, हमारा फुटबॉल टीम का एस प्लेयर है और 5 साल में वो मैट्रिक देने के लिए इस साल तैयार हुआ था। हमारे 4 स्टूडेंट्स इस साल मैट्रिक देने वाले थे और अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से परीक्षा ही नहीं हुई। तो परीक्षा नहीं हुई और सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, तो ये तो बहुत मुश्किल बात हुई कि परीक्षा भी नहीं हुई और सर्टिफिकेट मिल जाए। इसलिए हमने सोचा है कि हम लोग एक मॉक एग्जामिनेशन रखेंगे। अरे वाह, कि उनको परीक्षा देकर के सर्टिफिकेट मिला, इस तरह का एक रजुआत करेंगे। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। और छोटे छोटे बात में क्या बताऊं, एक लड़की को एक दिन 1 रुपया मिला कहीं आते जाते वक्त, तो उसने कहा कि ये मुझे रास्ते में मिला है तो मिस को दे दिया। तो वो 1 रुपये से तो वो लड़की एक चॉकलेट ले सकती थी, पर उसको ये था कि नहीं, मेरा नहीं है तो मुझे नहीं लेना है। राइट वैल्यूज। तो वो कितनी बड़ी बात है, ये वैल्यू अगर बच्चे सीखे तो भविष्य में भी उसके लिए कितना अच्छा रहेगा। ऐसे उदाहरण है। वाह, ब्यूटीफुल। So, thank you for sharing some beautiful stories. I think अक्षर की stories सुनने के लिए एक special session ही रखना पड़ेगा, because the idea is so unique, so beautiful, and we all would love to visit that place, of course, so that we can see it ourselves. Okay, so in the meanwhile, audience asks any question. Uh, Anybody like we have this kind of paradigm about education. Education should be done this way. Education should be done this way. But what you have done with Akshar has been very unique. So, any challenges that you are facing as an educator? कि of course challenges आते हैं ऐसे unconventional रास्ते पे जाते हैं तो. So, if you have faced any challenges in this regard while working with Akshar, so you can share with us and how you are facing it, how you are overcoming those challenges. Initially, the big challenge was his parents would not send their children to school. And they would say, my child will never become a matriculate. How can I send this child to school? My child is earning 500 rupees a day for 3 days in a week. 1,500 rupees he brings. And on that we survive. Why should I forego that 1,500 rupees? So from that situation, now we have a waiting list of about 300 to 400 students. And Paramita used to go and visit each and every household in that area and request, if I please send your children to school, we will ensure that they learn something, they will earn something, and our goal is to ensure that they reach matriculation level.
difficult thing to begin with, and even to convince the parents that teaching is sending the child to school is very important. And as we moved on, the parents would say, "Okay, you are not meeting, you are not giving any homework, you are not giving books and lesson. How can you teach? What is this?" So they did not realize that the worksheets which they were doing was a homework, and that was a very effective way of doing it. Generally, the concept of parents is that the child is burdened with lot of work and lot of books, and child is very uncomfortable doing things, and still the child is motivated to sit and do work. That is a good form of education. But a child is laughing and doing work, child is teaching another child and enjoying, that is also education. So for parents, they used to feel कि अरे क्या आप तो पढ़ाते नहीं हैं, आप तो कुछ कर मारते भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं, तो बच्चे सीखेंगे कैसे? पर एक दो साल में उनके बच्चे इंग्लिश बोलने लगे, मैथ्स करने लगे, और उनको बहुत सारा मतलब ज्ञान होने लगा, तब पेरेंट्स को तसल्ली हुई, नहीं, ठीक है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं. And on the larger scale, getting finance is always a challenge. And people who support, we have one, fortunately, we have one supporter who understands us fully and treats us with dignity and gives us full beat work. But very often we find that people who give contributions, they do not understand the work, they have no idea what we are doing, the questions that they ask, and the expectation that they have is sometimes such that we feel that it is very humiliating, to go on explaining one's position and saying the same things again and again, and say that there is no immediate outcome, big outcome which we are going to produce. It takes time, and how to measure the outcome. People who have not done the work, people who come from corporatized mindset, for them they want, and they want dramatic stories, and that is why I did not respond more elaborately on the transformative stories very much, because dramatic stories are not many. It is the whole slow process of transformation that matters. And when you start selling yourself, when you have to market yourself, then you have to, what people say about India, that they sell poverty. Some of the NGOs or some of the groups, they sell poverty of India to international audience. They sort of parade the poor people and request for money. So that kind of situation we did not want to do. We didn't want to, we want to project our strengths, see the alternative way, the way to march ahead, and request for some help. So that is one thing. That finance, getting resources is always a challenge, and we end up giving so much from our own sources also. So that is one important thing. And at the end of the day, uh, sometimes there is a feeling that uh, whether we are moving on the right path or not. We have no set milestones. All are set. Okay, at the age of 20, you have this. At the age of 30, you have this, so much of bank balance, etc., etc. But in this journey, the milestones we have to define. And sometimes the society doesn't accept the milestones that you have defined for yourself. So there is always a दहशत, दिमाग में दहशत हमेशा रहती है कि सही रास्ते में जा रहे हैं या नहीं. तो इसीलिए जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उनसे बात करना, उनसे कांटेक्ट रखने से एक प्रकार का उत्साह आता है और एक प्रकार का सपोर्ट मिलता है. तो इसीलिए आप लोगों को मुझे यही कहना है कि आप लोग लाइक माइंडेड लोगों से मिलते रहिए, ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करते रहिए, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के, वो महाभारत की कहानी जो मैंने बताई थी कि पक्षी की आंख तो देखो, पर पक्षी की आंख के साथ उसके पीछे जो आकाश है उसको भी देखो. आकाश को देखते हुए पक्षी की आंख पे फोकस करने से उसे लगता है कि कोई नहीं होगी, चैलेंज आएगा, वो सबके अलग अलग चैलेंज है, सबकी जर्नी अलग अलग है, किसी की जर्नी रिपीट नहीं होती है, किसी का माइलस्टोन भी रिपीट नहीं होते हैं. तो अपनी चैलेंजेस है, अपनी अचीवमेंट्स हैं, उसको लेकर के आगे बढ़िए. मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करेंगे. आप सबको, ओएसिस की पूरी टीम को और
मुझे सुनने के लिए, मुझे होस्ट करने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और एक बहुत अच्छा मौका मुझे मिला आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करने का, इसलिए मैं मेरे हृदयपूर्वक आपका आभार व्यक्त करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। आपने जो हमें इतनी इंसाइटफुल अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया, पूरा आपको सुन के थ्रू दिस टाइम हमें इतना, आप इतने यंग एट हार्ट है, इतने जॉयफुल, इतने एंथुजियास्टिक, और इतनी एनर्जी है आप में कि हम लोग आपसे इतने इंस्पायर हुए हैं। एंड यंगस्टर्स और एल्डर्स सब जो सुन रहे हैं, उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहूंगी for giving us time and for sharing your beautiful journey with us. We are truly honored that you came and spoke to us in this session. Thank you so much, and look forward to seeing you very soon, either at Oasis Valley or we come and meet you at Access School. So thank you, ma'am. Yes, yes. Okay. Thank you very much. And all the best to you. Thank you so much. Thank you. Okay, Jay. See you sometimes. Yes, Alaka, thank you so much for sharing the journey. We look forward to hearing from you very soon and from Akshay team as well. So thank you so much, and we'll of course stay in touch with you. We are a sister organization, you can call, and we'll surely stay in touch. Thank you so much. Okay, thank you very much. Bye bye. Thank you.